हाँ तो सभी बच्चों का हाँ तो क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत है हमारी साइंस क्लास में। तो जितने भी बच्चे क्लास 9th में पढ़ते हैं तो क्लास 9th में पढ़ने वालों के लिए मेरी ये क्लास है, जिसमें आज चैप्टर है मेरा 3 और जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे इस नए अध्याय की शुरुआत है, नए चैप्टर की शुरुआत है, जिसकी आज मेरी पहली क्लास है। इसके आज हमारी पहली क्लास है। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इधर देखते रहें और जो बोल रहा हूँ उस बात को बड़े ध्यान से सुनें कि आज हम अपने इस अध्याय में जानेंगे कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को धीमे धीमे बारी बारी डिस्कस करेंगे हम लेक्चर बाई लेक्चर। तो हम आज देखते हैं कि आज के लेक्चर हमें कितना कवर करना है। तो आज के हमें लेक्चर में देखना कितना कवर करना है। देखिए, बहुत समय पहले की बात थी, तो बहुत समय पहले की बात थी, लगभग में 500 बिफोर क्राइस्ट इसके दरमियान की बात थी। तो उस समय पर हमारे भारत में एक इंडियन फिलोसोफर हुए जिनका नाम था महर्षि कनाड। तो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनाड। तो वो एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। तो वो हमेशा ज्ञान की ललक में रहते थे और कुछ न कुछ सीखते रहते थे, और जो भी कुछ उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है उन सारी चीज़ों को वो लिखते रहते थे। क्योंकि उस समय पर वैज्ञानिक का तो कोई युग नहीं था। तो उस समय जो भी कुछ जो लोग दार्शनिक हुआ करते थे, इन्हीं को बहुत ज़्यादा ज्ञानी माना जाया करता था। क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में, जगत में कुछ न कुछ ये ज्ञान के ललक में रहते थे। कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, कभी यहाँ से ज्ञान को समझना, कभी वहाँ के ज्ञान को समझना, सारी चीज़ों को ये अपने लिखते रहते थे। तो उस समय पे हम बात कर रहे हैं लगभग 500 बिफोर क्राइस्ट की। तो उस समय जो हमारे महर्षि कनाड हुए तो इंडियन फिलोसोफर थे, तो उन्होंने अपने एक दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर वो सोचने लगे कि आखिर में हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये किसी न किसी से तो मिलकर के बनी हैं। तो उन्होंने आखिर में इस चीज़ को देखा और बड़ा उसे समझा। समझने के बाद उसने क्या किया, उन्होंने कि एक बड़े से टुकड़े को लिया, कोई भी पत्थर का टुकड़ा या किसी को, तो उस बड़े से टुकड़े को ये क्या करने लगे, उन्होंने तोड़ने लगे। तो उन्होंने बड़ा सा एक टुकड़ा लिया। इस टुकड़े को उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड किया। इन्होंने क्या किया, इससे डिवाइडेड। उसके बाद डिवाइड करने की क्या है, ये कुछ थोड़ा छोटा हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, फिर डिवाइड किया, ठीक, अगेन डिवाइड। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर डिवाइड किया। उसके बाद फिर इन्होंने डिवाइड किया तो उसका आकार छोटा हो गया। उसके बाद ये छोटा आकार मिला, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, फिर डिवाइड किया। तो इन्होंने क्या किया, इस सारी चीज़ को डिवाइड किया। अब यहाँ पर जो कंडीशन आई है, इन्होंने क्या किया, इसे भी डिवाइड किया। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिवाइड करते गए तो हर बार जब उसे डिवाइड करते रहते तो डिवाइड करने में उसका आकार हमेशा छोटा ही होता जाता था। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि साइज़ क्या है, यहाँ पर साइज़ क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। साइज़ क्या है, यहाँ पर छोटा होता जा रहा है। तो हम जैसे जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो इसका साइज़ छोटा होता जा रहा है। हमने फिर उसे डिवाइड किया, तो हमने उसे फिर डिवाइड किया, तो फिर मेरे पास फिर छोटा हो गया। अंत में एक ऐसी स्थिति आ गई कि उस स्थिति पर जो भी मेरे बड़ा पदार्थ था उसे मैं तोड़ता गया। अंत में एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब मैं उसे नहीं तोड़ सकता। तो अंत में जाकर के मुझे एक ऐसा बहुत छोटा सा क्या मिला, कण मिला। तो बाद में जाकर के हमें देखिए प्राप्त हुआ क्या, हमें प्राप्त हुआ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स प्राप्त हुआ है, इसी को ही हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाड ने परमाणु का नाम दिया। तो सबसे पहले इस परमाणु के बारे में अगर शुरुआत होती है तो इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाड के द्वारा होती है। हम उस कंसेप्ट को देखिए यहाँ भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक चौक है,
ये है मेरे पास चौक, ये है मेरे पास चौक। अब इस चौक का क्या करूँगा, अब इस चौक को मैं लेकर के ऐसे घिसने लगा। अब मैं इसे घिसने लगा तो घिसते 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 मैं इसे देखता हूँ तो मुझे एक क्या आगे जा कर के मुझे पाउडर मिल जाता है। तो मुझे घिसते घिसते क्या हुआ, मुझे यहाँ पर पाउडर मिल गया। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, पाउडर। तो हमें यहाँ पर पाउडर मिल गया चौक का। अब मैंने इसे भी और अच्छी तरह से खूब घिसना स्टार्ट किया, खूब घिसना स्टार्ट किया। तो हम इसे और घिसते गए और घिसते गए और घिसते गए। तो घिसते घिसते हमने एक कंडीशन ऐसी देखी कि अब मेरे पास घिसा तो नहीं जा रहा है, अब मेरे पास घिस तो नहीं जा रहा, लेकिन कण इतने कह सकता हूँ इस पाउडर से भी कण बहुत छोटे हो गए। इतने छोटे कण हो गए कि मैंने जैसे भी ऐसे करके हाथ किया तो मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा ये धूल के कण हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ ये धूल के कण क्या हैं, ये धूल के कण जो बहुत छोटे छोटे हैं हवा में घूम रहे हैं, वो क्या है, इस चौक के क्या हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो यही महर्षि कनाड ने इसके बारे में कहा और सबसे पहले उन्होंने परमाणु के बारे में यहीं से अपनी स्टार्टिंग की और परमाणु के बारे में महर्षि कनाड ने बताया। तो उन्होंने केवल उनको यही तर्क था कि अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते जाएं तो मैं उसे डिवाइड करता जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने उसे अगेन डिवाइड किया तो मैं उसे अगेन डिवाइड करता जा रहा हूँ। तो ये बात है, अगर मैं उसे बार बार डिवाइड करते जा रहा हूँ तो अंत में हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो हमें देखिए ये धूल के कण मिल रहे हैं, ये क्या है हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तो ये क्या है मेरे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, यही बात महर्षि कनाड ने की कि अंत में हमें एक इस प्रकार के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्राप्त होते हैं। अब हम उन्हें और नहीं तोड़ सकते, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और इन पार्टिकल से ही मिल मिल के एक बड़े पदार्थ का निर्माण होता है। जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वो इन सभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बनी हैं। तो ये चीज़ हमें महर्षि कनाड ने बताई थी। उसके बाद हमारे अलग और इंडियन गिनेस, उसके अलावा हमारे और अन्य इंडियन फिलोसोफर आए जिसका नाम था पकुदा कात्यायन। तो इन्होंने जब इस चीज़ को देखा समझा तो इन्होंने भी क्या, इन्होंने भी अपना काम इसके ऊपर करना स्टार्ट किया। इन्होंने भी देखा भाई बात अगर महर्षि कनाड ने की है तो देखते हैं। तो इन्होंने भी इस चीज़ को काम करते रहे इसके ऊपर देखा। ये भी जो बड़ा पार्टिकल्स और उस बड़े पार्टिकल्स को डिवाइड करते रहे। तो इन्होंने भी अच्छी तरीक़ा से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, इन्होंने भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया एंड सेड दैट, और कहा कि दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट, कि जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो अब डिवाइड नहीं हो सकते, एट पार्टिकल्स क्या एक समान रूप से एग्जिस्ट करते रहते हैं इन एक कॉम्बाइंड फॉर्म। ये समान रूप से क्या एग्जिस्ट करते रहते हैं और एक कॉम्बाइंड फॉर्म में, एक रासायनिक रूप में क्या है, एक कॉम्बाइंड फॉर्म में जुड़े होते हैं। ठीक, और ये कॉम्बाइंड फॉर्म और ये एग्जिस्ट करते रहते हैं और बाद में कॉम्बाइंड फॉर्म, और क्या ये जुड़ करके क्या होता है, विच गिव्स ए वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। तो जब ये एग्जिस्ट करते रहेंगे तो सारे के सारे वो पार्टिकल्स जो हैं आपस में मिलकर के क्या वो मैटर बनाते हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं संसार में वो किसी न किसी मैटर की बनी होती हैं, और उन्हीं के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आपस में मिलकर के एक बड़ी मैटर का निर्माण करते हैं। तो हम यहीं पर ये बात कह सकते हैं, यही बात देखो पकुदा कात्यायन ने की। उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर आए, उसके बाद अन्य फिलोसोफर आए जिनका नाम था ग्रीक। तो ग्रीक फिलोसोफर आए तो ग्रीक फिलोसोफर जो थे, तो ग्रीक फिलोसोफर में क्या थे, एक तो थे हमारे डेमोक्रिटस और एक थे हमारे ल्यूसिपस। तो दो ग्रीक फिलोसोफर आए, उन दो ग्रीक फिलोसोफर जो थे एक का नाम था डेमोक्रिटस और दूसरे का नाम था क्या ल्यूसिपस। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी एक बड़े पदार्थ को लिया, इन्होंने भी इस चीज़ को समझा और उसी वक्त ही इन्होंने भी काम करना स्टार्ट किया। और इन्होंने भी कहा कि देखते हैं भाई किसी ने अगर ये बात कही है तो चलो देखते हैं इसके ऊपर थोड़ा कार्य करके देखते हैं। तो वो भी डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस जो थी वो भी अपना कार्य करने लगे उसी दरम्यान में। तो कोई भी बड़ी चीज़ को उन्होंने भी क्या किया, डिवाइड किया।
तो डिवाइड करके हमारे पास जो भी कुछ आया उन्होंने क्या किया, फिर डिवाइड किया। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने उसको फिर डिवाइड किया। तो ये बार बार किसी चीज़ को डिवाइड करते जाते हैं। तो ये बात सही है कि बाद में हमें इस प्रकार के बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं। इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को ही ये हमें क्या मिलते हैं बाद में, तोड़ते जाएँ तो हमें बाद में मिलेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। अब ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऐसे हैं कि अब इन पार्टिकल्स को मैं और अधिक नहीं तोड़ सकता। अब मेरे पास वो कंडीशन आ गई है कि अब मैं इससे ज़्यादा इसे छोटा नहीं कर सकता। तो इन्होंने भी कहा कि जो ऐसे कण प्राप्त होते हैं जो अब डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स बोलते हैं, तो इन्होंने भी दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इन अविभाज्य कणों को कहा एटम्स बाय डेमोक्रिटस। तो डेमोक्रिटस ने भी इसके ऊपर वर्क किया। वर्क करने के बाद उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने भी ये कहा कि हाँ भैया, बाद में एक कंडीशन तो ऐसी आती है कि हमें बाद में इस प्रकार के एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स मिलते हैं, अब मैं उन्हें और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स मिलते हैं वही क्या है, हमारे एटम। तो इन्होंने उसको एटम्स किया डेमोक्रिटस ने। तो यहाँ पर डेमोक्रिटस के द्वारा इसे एटम्स का नाम दिया गया और वहीं पर इंडियन फिलोसोफर महर्षि कायनात ने उसको परमाणु कहा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आखिर में हम देखते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक रासायनिक संयोजन का नियम। तो इस केमिकल कॉम्बिनेशन वाले को सबसे पहले 2 साइंटिस्ट हुए थे, एक तो लेवोइजियर हुए और दूसरे हुए जोसेफ एल प्लास्ट। तो इन लोगों ने पहले तो इसके ऊपर लेवोइजियर ने काम किया, फिर बाद में जोसेफ एल प्लास्ट आ गए, दोनों ने मिलकर के इसके ऊपर काम किया। तो काम करने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पर देखा कि जो आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है तो उसमें को क्या है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी 2 प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारा 2 प्रकार का हुआ। इसमें पहला था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा था मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, एक स्थिर अनुपात का नियम। तो हमें अब इस बारी बारी से जो दोनों लॉ दिए गए हैं, इन दोनों लॉ को हम धीमे धीमे अभी समझेंगे, समझ करके देखते हैं कि इन लॉ के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बारे में देखिए क्या है इसके अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आखिर द्रव्यमान संरक्षण यानी इसके अनुसार है क्या, इसके आगे। तो यहाँ पर देखिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी कि जो भी कोई मेरे पास पदार्थ होते हैं, पदार्थ क्या एक पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, तो उनका कोई न कोई एक मास होता है, एक अमाउंट्स होती है, उसकी कोई न कोई एक संख्या होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कि यहाँ पर किसी भी मास को हम क्रिएटेड नहीं कर सकते हैं एंड नॉर डिस्टॉर्ट, और ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। न तो हम यहाँ पर किसी भी मास को पैदा कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सर्जित कर सकते हैं, और ना ही नॉर डिस्टॉर्ट, ना ही हम उसका विनाश कर सकते, ना ही हम उसे ख़त्म कर सकते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शंस। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर न तो कोई मेरा मास क्रिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, और नहीं वहाँ पर कोई भी मास क्या है वहाँ पर कम हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, न तो कम हो रहा है, नहीं उसका कहीं डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकें किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर में नाइदर भी क्रिएटेड, हम उसको सृजित नहीं कर सकते, नॉट डिस्टर्ब, और नहीं हम उसका विनाश कर सकते। जैसे हम यहाँ पर एक समझते, मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक बर्तन, ये है मेरे पास एक बर्तन, इस बर्तन में मैंने 2 किलोग्राम दूध लिया। तो मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में मैंने 2 किलोग्राम दूध लिया। अब मैंने दूध को क्या किया, अब मैं इसमें 40 ग्राम मैंने कर्ड ऐड कर दी। अब मैंने क्या कर दिया इसमें ऐड, तो हमने इसमें एडिंग कर दी किसकी, कर्ड की। तो ये है मेरा पास कर्ड।
तो 40 ग्राम कर्ड को मैं इस दूध के अंदर में ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसे ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर देखता हूँ तो जो मेरी अब केमिकल रिएक्शंस होती है, अब मैं देखूँगा आफ्टर केमिकल रिएक्शंस। अब मैं केमिकल रिएक्शंस के बाद में देखता हूँ। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के बाद देखते हैं तो मुझे यहाँ पर जो कर्ड था वो सारा का सारा कर्ड क्या हुआ, वो मुझे यहाँ पर कर्ड कितना मिला, मुझे यहाँ पर कर्ड मिला 2 किलो 40 ग्राम। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 किलो तो मेरे पास था, मैंने उसमें 40 ग्राम ऐड कर दिया। तो मैंने यहाँ पर जो भी कुछ मास लिया इधर का, ये था मेरा कितना 2 किलो 40 ग्राम। ठीक, ये मेरे पास मिल्क था और ये मेरे पास कर्ड था इधर का। मैंने बराबर में जाकर के देखा तो मुझे 2 किलो 40 ग्राम कर्ड इधर मिला। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरा जो केमिकल रिएक्शन से पहले मैंने जो भी कुछ यहाँ पर मिलाया था मटेरियल, वहाँ का मैं मास देखता हूँ, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन जब मैं बाद का देखता हूँ तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ मुझे दोनों का बराबर मिला है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो इधर का मास है वो क्या होगा, इक्वल किसके होगा, इधर के मास के। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, न तो यहाँ पर कोई मास मेरा क्रिएट हुआ। 2 किलो 40 ग्राम से 3 किलो तो हुआ नहीं, अगर 3 किलो हो जाता ठीक, या 2 किलो 80 ग्राम हो जाता और ज़्यादा हो जाता तो मैं समझता भाई इसमें क्रिएट हो रहा है, मेरी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्रिएट हो रहा है, बढ़ रहा है। अब 2 किलो 40 ग्राम से नहीं कम हुआ, तो यहाँ पर यही तो कहा गया कि कोई भी मास है उसमें किसी भी चीज़ का न तो क्रिएशन हो रहा है, नहीं वहाँ पर डेस्ट्रॉयशन हो रहा है। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नहीं, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब थोड़ा हम देखिए इस रिएक्शन से और समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये है मेरे पास ग्लूकोज, ये है मेरे पास ग्लूकोज, ठीक। अब यहाँ पर ग्लूकोज को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेंट करते हैं तो ये मेरे दोनों क्या यहाँ पर रिएक्ट, यानी कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ इधर की साइड पे मेरे क्या हैं, ये रिएक्टेंट हैं, तो ये क्या है मेरे रिएक्टेंट, तो इधर है मेरे रिएक्टेंट, ठीक। और इधर मेरा क्या प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट था और यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट था। तो भैया हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मुझे इस प्रकार का देखिए वाटर मिला और मुझे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट मिला। अब मैं यहाँ पर बारी बारी से देख सकता हूँ कि मेरे पास सी इधर की साइड पे कितने हैं, सी मेरे पास 6 हैं। हाइड्रोजन मेरे पास इधर 12 हैं और ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन देखता हूँ, देखिए 6 तो मेरे पास ये हैं, 6 ये हैं और 6 दूनी 12 ये हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मुझे ऑक्सीजन इधर मेरे पास 18 हैं और इधर मेरे पास कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन मेरे पास इधर 12 हैं। तो इधर के मास को देखता हूँ और यहाँ देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर H देखता हूँ कहाँ पर है, यहाँ पर H की संख्या देखता हूँ। यहाँ पर देखिए H कहाँ पर, जी है H, 6 दूनी 12 H है, इसके अलावा कहीं H नहीं है, ठीक है। अब अगला देखता हूँ कार्बन देखिए कहाँ है, कार्बन ये 6C, तो मेरे पास देखिए कार्बन भी 6 हैं, ठीक। ऑक्सीजन देखता हूँ तो ऑक्सीजन को देखता हूँ, देखिए 6 दूनी 12 तो ये हुए प्लस 6 ये हुए, तो मेरे पास 18 है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो ये क्या है मेरी एक, ये क्या है मेरी, ये है मेरी एक केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो ये है मेरी एक केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ जितना मेरे पास रिएक्टेंट था, जितना इसका अमाउंट था, बाद में जाकर के मुझे कितना, इतना ही मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही जगह पर इक्वल मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ गौर से, यहाँ पर जितने भी मेरे कार्बन के एटम्स हैं पूरे के पूरे हैं, यहाँ भी देखिए कार्बन के एटम्स मेरे पूरे 6 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पहली बात, किसी भी कार्बन का क्या हुआ, यहाँ पर किसी भी कार्बन का कोई क्रिएशन तो हुआ नहीं, न तो कोई कार्बन बढ़ा। अगली कंडीशन में मैं यहाँ पर हाइड्रोजन देखता हूँ तो मुझे हाइड्रोजन का उधर मास कितना, वहाँ मुझे हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी मिल रही है, 12। तो यहाँ मैं देखता हूँ तो यहाँ भी मुझे हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी मिल रही है, 12।
तो हाइड्रोजन का भी कोई क्रिएशन नहीं हुआ, नहीं कोई डिस्ट्रॉयशन हुआ, न तो हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ी नहीं कम हुई। उसके अलावा ऑक्सीजन को देखता हूँ, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन देखता हूँ तो ऑक्सीजन के मुझे 6 और 12 18 मिल रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 18 एटम हैं, ठीक। तो 18 एलिमेंट हैं मेरे यहाँ पर ऑक्सीजन के। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मेरे पास उधर 18 मिल रहे हैं, एक तरह के आप एटम से मान लीजिए कि मेरे 18 मिल रहे हैं, और मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 18। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भी कोई क्रिएशन नहीं हुआ, ठीक, और नहीं कोई डिस्ट्रॉयशन हुआ। तो यही देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो उसमें, ठीक, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम वहाँ पर मास को, ये है मेरे पास मास, इधर का मास, न तो उसका क्रिएशन हो रहा है एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, और न ही उसका डिस्ट्रॉयशन हो रहा है। तो यही मेरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में ये दिया गया है। तो सारी चीज़ को हमें याद से बारी बार। अब हमारा देखिए अगला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, एक स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम को हम ये भी कह सकते हैं आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, एक निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो देखिए इस बारह लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, इस बारह लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक, अकॉर्डिंग टू ऑफ दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हम इस लॉ के अनुसार में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बात कही है कि एवरी कंपाउंड आर मेड इन ए फिक्स रेशियो। तो जो भी कोई मेरा कंपाउंड बनता है वो एक फिक्स रेशियो बनेगा, यानी कि वो चीज़ एक डेफिनेट हो गई है, अगर उससे वो चीज़ कम है तो वो चीज़ नहीं बनेगी। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पानी है, तो वाटर का कोई भी कंपाउंड बनने के लिए मेरे पास यहाँ पर फिक्स रेशियो है 1, ठीक, 1:8। तो यहाँ पर 1 और रेशियो 8 है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन मेरी 1 है, ऑक्सीजन मेरी 8 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये मेरा अगर फिक्स रेशियो आ रहा है तो मेरा आगे जा कर के मेरा वाटर का क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर फिक्स रेशियो है तो उस फिक्स रेशियो से क्या मेरा कंपाउंड बनेगा। तो यही कहा है कि किसी भी कंपाउंड को बनने के लिए फिक्स रेशियो शुड बी कंपलसरी। तो जैसे मान लीजिए कि अमोनिया है, जैसे मान लीजिए कि अमोनिया है, अगर मैं बात करता हूं अमोनिया की तो यहां पर देखता हूं अमोनिया के लिए एक फिक्स रेशियो। तो ये है मेरा N का रेशियो और ये है मेरा H का रेशियो। तो ये चीज़ और ये चीज़ इस रेशियो में अगर मुझे मिल रही है तो मेरा आने वाला जो कंपाउंड नया बनेगा तो मैं ये कह सकता हूँ मेरा अमोनिया कंपाउंड बनेगा। तो इस लॉ में कह सकता है कोई भी कंपाउंड बनना है तो वो एक फिक्स रेशियो में, अगर ये चीज़ इस हिसाब की फिक्स रेशियो है तो वो एटम्स हम ये कह सकते हैं जब वो एटम्स आपस में मिलकर के का उसका क्या बनाएंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे। जब उसका फिक्स अमाउंट है तो यहाँ पर फिक्स अमाउंट है, फिक्स रेशियो है, तो मेरा कंपाउंड उसी रेशियो में बन जाएगा। तो कंपाउंड बनने के लिए यहाँ पर ये कह सकते हैं फिक्स रेशियो का होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार से जो प्रास्ट ने भी इस चीज़ को देखा और समझा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्रास्ट जो थे, प्रास्ट ने भी इसके ऊपर वर्क किया। तो प्रास्ट ने भी ये कहा कि किसी भी केमिकल सबस्टेंस में, कोई भी केमिकल सबस्टेंस है तो वहाँ पर एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो बाय मास। तो कोई भी मेरे पास अगर कोई केमिकल सबस्टेंस मेरा आगे जाकर के कोई भी नया मेरा सबस्टेंस बन रहा है तो उस सबस्टेंस के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक निश्चित एक फिक्स रेशियो में क्या रहेंगे, वो एक फिक्स रेशियो में ही होंगे। और जैसे ही उन एलिमेंट्स का एक फिक्स रेशियो मिल जाएगा तो वो उस फिक्स रेशियो में उसी हिसाब से अपनी बॉन्डिंग करेंगे और बॉन्डिंग करने के बाद क्या हुआ, वो उसका क्या बनाएंगे, एक नया केमिकल सबस्टेंस, एक मेरा कंपाउंड बनाएंगे। तो ये चीज़ देखिए प्रास्ट ने भी यहाँ पर इसी चीज़ को सराहा और उन्होंने भी इस चीज़ के लिए कहा।
अब मैं आगे थोड़ा देखता हूँ। उसी समय पर इन सारी चीज़ को जब देखा समझा तो जॉन डाल्टन थे तो जॉन डाल्टन को उत्सुकता हुई और जॉन डाल्टन भी उसी समय पर इस फील्ड में काम करने लगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अब धीमे धीमे से हमारा जो समय था अब विज्ञान की तरफ धीमे धीमे बढ़ने लगा। और डाल्टन जो थे, डाल्टन उन्होंने क्या किया, डाल्टन ने यहाँ से अपना तर्क स्टार्ट किया और इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया और वो समझने लगे और अपना सारा का सारा क्या वर्क वो इसके ऊपर करने लगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अब डाल्टन की आ जाने से अब यहाँ से उन्होंने अपने दिमाग को स्टार्ट किया और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि धीमे धीमे हमारे रसायन विज्ञान की धीमे धीमे क्या हमारी शुरुआत होने लगी। तो जो जॉन डाल्टन थे तो इन्होंने भी इस सारी चीज़ को तथ्य को समझा, उसको लेकर के इन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी। तो जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इन्होंने सारी चीज़ को समझा, समझ कर जाने के बाद ये बहुत सारा वर्क करते रहे। अपने वर्क करने के बाद फिर इन्होंने भी एक अपने कंक्लूजन निकाले और इन्होंने क्या कि ऑल मैटर, जितने भी मैटर्स हैं, वेदर एन एलिमेंट, चाहे आप एलिमेंट की बात कीजिए या कंपाउंड या कोई मिक्सर, तो इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, तो वो सभी क्या हैं कहीं न कहीं पर जाकर के क्या हुआ वो छोटे से एक पार्टिकल से मिलकर के बनाए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनाए विच इज कॉल्ड एटम्स, जैसे हम क्या कहते हैं एटम्स। तो मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ ऑल मैटर्स जैसे मान लीजिए कि ये है मेरे पास एलिमेंट, देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बन, ये सब क्या है मेरे एलिमेंट्स। अगर मैं इन एलिमेंट्स को देखता हूँ तो ये एलिमेंट्स जो हैं कहीं न कहीं इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के मिली हैं। तो बहुत छोटा एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से विच इज कॉल्ड एटम्स, जिसे हम एटम्स कहते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के क्या मेरे एलिमेंट बने हैं। अब ये एलिमेंट भी अगर मेरे डिफरेंट मिल जाते हैं, एक एलिमेंट कोई और है, दूसरा एलिमेंट कोई और है, अगर वो आसानी से अपना एक फिक्स रेशियो में अगर वो कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो आगे जाकर के क्या एक कंपाउंड बनाएंगे। तो ये एक ही प्रकार के एलिमेंट हैं, ये क्या है आपके सेम एलिमेंट। तो यहाँ पर एलिमेंट मेरे सेम है, अब यहाँ पर मुझे डिफरेंट एलिमेंट मिल गए। ठीक, तो डिफरेंट एलिमेंट जब मिलेंगे एक फिक्स रेशियो में तो मेरा कंपाउंड बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक तो नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो एटम्स हैं। ठीक है, दो एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है। यहाँ भी देख सकते हैं, तो यहाँ भी क्या हमें डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जब डिफरेंट एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में मिल रहे हैं तो वो मिलकर के क्या मेरा एक कंपाउंड बना रहे हैं। अब इन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो ये मेरा कंपाउंड बन रहा है। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर ये सकता हूँ ये कंपाउंड भी, ठीक, तो ये कंपाउंड और ये एलिमेंट ये मिलकर के का कहीं ना कहीं मिक्सर बना रहे हैं। मिक्सर की अगर हम बात करते हैं तो एयर की बात कर सकते हैं, हवा की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर इस वातावरण में रहने, तो यहाँ हमारे तरफ सूर्योदय से क्या है हवा है। तो हमें चारों तरफ देख सकते हैं, हमें क्या है यहाँ चारों तरफ क्या है हवा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हवा में क्या है, हवा में मेरी ऑक्सीजन भी है, हवा में मेरी कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन है, उसके अलावा यहाँ पर क्या है वाटर वेपोर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वाटर वेपोर्स हैं। तो एक क्या है मेरा एक मिक्सर बन गया। तो यहाँ पर देखिए मेरे कंपाउंड भी मुझे मिल रहे हैं, यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन भी मिल रहा है, मुझे यहाँ पर नाइट्रोजन भी मिल रहा है, मुझे यहाँ पर वाटर वेपोर्स भी मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ कहीं न कहीं मिल कर के क्या हमारे वातावरण में एयर में मिक्स हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये एक मिक्सचर है। अब देखिए हम जॉन डाल्टन की थ्योरी को, तो इन्होंने कहा ऑल मैटर्स, एक एलिमेंट, ये है मेरे पास एलिमेंट, एक कंपाउंड, ये है मेरे पास कंपाउंड, और ए मिक्सर, और ये है मेरे पास मिक्सर। ठीक, तो इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो ये कहीं न कहीं मिलकर के
कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ कंडीशन यहाँ पर आई है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बनी है। तो दीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज एटम्स। तो ये चीज़ जॉन डाल्टन ने कही कि जितनी भी हमारी चीज़ें हमारे इस यूनिवर्स में मिलती हैं, ऑल मैटर हमारे यूनिवर्स में मिले, तो वो सारी की सारी जो मैटर्स जैसे एलिमेंट है, कंपाउंड है या कोई मिक्सर है, तो वो मेरी कहाँ सारी चीज़ को मैं कह सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ प्रिय बच्चों क्या है, मेरी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बनी है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से इन्होंने स्टडी की और इन्होंने जॉन डाल्टन ने इस चीज़ को बड़ा ढंग से समझाया। तो ये सारी चीज़ को हमने अब यहाँ पर ये चीज़ कवर कर लिया कि ये बात जान चुके हैं, अब ये बात जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो सारे मैटर्स होते हैं, मेरा मिक्सर है, मेरा कंपाउंड या कोई एलिमेंट है, ये सारी की चीज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बनी है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं आखिर में एलिमेंट्स को देखते हैं, थोड़ा एलिमेंट्स क्या है। अगर हम बात करते इन दिस यूनिवर्स ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, तो जॉन डाल्टन जी ने ये कहा कि जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं वो सारे के सारे मैटर्स क्या है, एटम्स से मिलकर के बने हैं। तो एटम्स बहुत छोटा पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स आराम से मिलते मिलते एलिमेंट बनाया, एलिमेंट से कंपाउंड बनाया, कंपाउंड से वो मिक्सर बना रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं, तो सबसे पहले मुझे जानना है कि आखिर में एलिमेंट क्या है और एटम क्या है। अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूँ तो एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो एलिमेंट एक क्या है, एक शुद्ध रूप है मैटर का, पदार्थ का। जैसे मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि ये मेरे पास सोना है, ये मेरे पास क्या है, सोना, ये है मेरे पास सोना। अब सोने को देखते हैं, मेरा जो शुद्ध सोना है वो किससे मिला है, एयू पार्टिकल से मिलकर के बना है, अर्थात शुद्ध सोना का एयू, ये है एयू एलिमेंट, एयू एलिमेंट। तो अगर मैं सारे के सारे शुद्ध मेरे एयू एलिमेंट्स हैं, ठीक, ये है एयू एलिमेंट्स, ये एयू एलिमेंट्स, ये है एयू एलिमेंट्स, तो ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं, एयू, ये क्या हैं, प्योर। अगर प्योर एलिमेंट को मैं इकट्ठा कर दूं, अगर मैं यहाँ पर प्योर एलिमेंट को इकट्ठा कर देता हूँ, माने कि उसका एक एग्रीगेशन कर देता हूँ, तो मुझे शुद्ध सोना मिल जाएगा। तो मेरा शुद्ध सोना प्यारे बच्चों किससे मिलकर बना है, तो मेरा जो वो शुद्ध सोना है वो मेरा एयू एलिमेंट से मिलकर के मिला है, अर्थात ये एयू एलिमेंट क्या है, ये एक प्योर एलिमेंट है। अगर ये सभी प्योर एलिमेंट मिलते जाएंगे तो मेरा सोना बन जाएगा शुद्ध, ठीक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो एलिमेंट एक प्योर फॉर्म है, ये क्या है, प्योर फॉर्म, ठीक है, ये क्या है, मेरी प्योर फॉर्म। तो प्यारे बच्चों ये है मेरी प्योर फॉर्म। अगर मैं इस एयू पार्टिकल्स को मिलाता जाऊं तो मुझे यहाँ पर 24 कैरेट का शुद्ध सोना मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, प्योर गोल्ड, ठीक। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, प्योर गोल्ड। तो मैं यहाँ पर ये प्योर गोल्ड क्या है, शुद्ध एयू एलिमेंट से शुद्ध गोल्ड है, जो सोना है, तो शुद्ध सोने की क्या है, कण है, तो ये क्या है, एलिमेंट, तत्व, ठीक। अब एटम्स क्या है, तो एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। लेकिन एटम्स के हम ये कह सकते हैं जो भी कोई मेरा मैटर है उस मैटर की सबसे छोटी इकाई है। तो एटम्स क्या है, इस एलिमेंट से भी छोटा है, तो एटम्स क्या, इससे भी छोटा। तो एटम्स की अगर हम बात करते हैं तो एटम के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन भी मिलता है, मुझे प्रोटॉन भी मिलता है, मुझे न्यूट्रॉन भी मिलता है। इस चीज़ के बारे में जॉन डाल्टन जी अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर पाए, इसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमारा यहाँ कंसेप्ट ये है कि एटम्स क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं। तो एटम्स वो होते हैं जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। तो एटम्स क्या होता है, जो मेरा एलिमेंट है उस एलिमेंट को भी अगर मैं देखता जाऊँ, छोटा करता जाऊँ, उस पार्टिकल से वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बट जाता है। ये चीज़ हम आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा कंसेप्ट ये है कि अगर मेरा छोटा एटम है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो उसमें भी मुझे यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो एटम्स के अंदर मेरी ये सारी चीज़ें में, तो एलिमेंट क्या है, एक शुद्ध रूप है। आप ये समझ लीजिए क्या है, एक शुद्ध रूप। अगर मैं चांदी की बात करूँ तो चांदी का धीमे धीमे आप चांदी को जोड़ते जाओगे तो शुद्ध चांदी मुझे क्या है,
तो शुद्ध चांदी किससे बनी है? शुद्ध चांदी के तत्वों से मिलकर के बनी है। तो यही कह सकते हैं एलिमेंट क्या है, एक प्योर फॉर्म है ऑफ मैटर की, और एटम्स क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल सबसे छोटे कण। तो हम यहाँ पर थोड़ा अब जो जॉन डाल्टन हुए, तो जॉन डाल्टन द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेट्स एज फॉलो। तो जो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी, तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ अपने विचार दिए, कुछ अपने बारे में कुछ बातें की। तो उन बातों को हम बारी बाई बारी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर धीमे धीमे क्या हम उस चीज़ का क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे कि आखिर में जो जॉन डाल्टन ने अपना कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन निकालने के बाद उन्होंने किन किन बातों को बताया था, उसे हम बारी बाई बारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए पहली बात, देखिए इन्होंने कहा था कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो पहली बात देखिए इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे मैटर्स हैं, तो जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास मैटर्स, ठीक, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो इन टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है, जितना भी मेरे पास मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है। ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिसे हम एटम्स कहते हैं। तो ये है मेरे पास वो टाइनी पार्टिकल्स। ये टाइनी पार्टिकल्स जब बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा मैटर बन जाएगा, मेरा पदार्थ बन जाएगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं जो भी मेरा बड़ा पदार्थ है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है। ठीक है, तो विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। उन्होंने ये कहा कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो वहाँ पर जो एटम्स हैं वो क्या पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास ग्लूकोज और ये है मेरे पास ऑक्सीजन, आखिर में ये चीज़ मेरे पास रिएक्टेंट है। तो जब यहाँ पर हम इनकी केमिकल रिएक्शंस करेंगे, तो जब हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, टाइनी पार्टिकल्स हैं। ये क्या है हाइड्रोजन, टाइनी पार्टिकल्स है। ये क्या है मेरे पास, टाइनी पार्टिकल्स। ये क्या है मेरे पास, टाइनी पार्टिकल्स। तो इन्होंने क्या कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसमें ये टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि यही जो सारे के सारे एलिमेंट इन्हें टाइनी पार्टिकल्स इन्होंने कहा, तो यही सारे पार्टिकल जो हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इन लोगों ने इसके साथ में जब केमिकल रिएक्शंस किया तो एक बॉन्डिंग और कोई एक फिक्स रेशियो मिलकर के इन्होंने ये कंपाउंड बनाया और ये कंपाउंड बनाया। तो मैं यहाँ पर इस बात को कह सकता हूँ कि ये भी मेरा टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, ये भी मेरे टाइनी पार्टिकल से मिलकर। तो यहाँ पर टाइनी पार्टिकल्स मेरे पास वही हैं, यही टाइनी पार्टिकल्स हैं, यही सारे टाइनी पार्टिकल्स क्या हैं, पार्टिसिपेट करें केमिकल रिएक्शंस में और बॉन्डिंग कर करके अपना अपना कंपाउंड, ठीक, अपना अपना कंपाउंड और मैटर्स को बनाते जाते हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट हो रहे हैं। उसके अलावा देखिए दूसरा है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो जॉन डाल्टन जी ने अगली बात ये कही थी कि जितने भी एटम्स होते हैं वो एक अविभाज्य हैं, यानी कि जितने भी मेरे पास एटम्स हैं, जो मेरा सबसे छोटा कण तोड़ के जो मेरा सबसे छोटा कण बनाए, जिसे हम एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं, तो इन्होंने क्या, वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब कि अब हम उसे और नहीं तोड़ सकते, वो अविभाज्य है, अब इससे ज़्यादा हम नहीं तोड़ सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, उन्होंने क्या, एक तो अविभाज्य है, दूसरी बात विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर डिस्टॉर्ट इन केमिकल रिएक्शंस। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल हैं, अगर कोई भी मेरे पास केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसमें न तो वे क्रिएट किए जा सकते हैं, न ही उनका डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिएगा ये है मेरे पास मेथिन CH4, तो ये है मेरे पास C और इसके साथ में देखिए ये H जुड़ी हुई हैं, ठीक, ये H जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है मेरे पास CO2, ठीक है, ये क्या है O2, तो ये है मेरे पास O2, ठीक है, O2, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो मेरे पास देखिए यहाँ पर कार्बन कितना मिला, एक कार्बन मेरे पास एक आ गया। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने मिले, 2O2, 4 हैं, तो देखिए 2 तो मेरे पास ऑक्सीजन ये आ गए और उसके बाद 2H2O और 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मेरे यहाँ पर आ गए। तो 4 हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ थे, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ C मेरे पास 1 है, H मेरे पास 4 हैं
ठीक। H मेरे पास 4 है, O मेरे पास इधर 4 है। अब मैं इधर के मास को देखता हूँ और इधर देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए C मेरे पास 1 है ऑक्सीजन, देखिए 2 ये हैं, ठीक, और 2 ये हैं, तो 4 हो गए। और हाइड्रोजन का 2H2, तो 4 ये हो गए। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं जो भी कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में किसी भी एटम्स का क्या हो रहा है, ठीक, न तो कोई सर्जन हो रहा है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, न तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं और नॉट डिस्टॉर्ट, नहीं हम उसको मार सकें। जितना मेरे पास इधर था उतना ही मेरे पास इधर है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास LH साइड इज इक्वल RH साइड। तो मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर जो कि एटम्स हैं, एटम्स क्या किया, यहाँ पर अपनी अपनी केवल पोजीशन उन्होंने चेंज कर दी और उन्हें कोई फिक्स रेशियो मिला तो उन्होंने अपना कंपाउंड बना लिया। तो लेकिन है उतने ही, न तो यहाँ पर एक भी बढ़ा और न यहाँ पर एक भी कम हुआ, लेकिन है मेरे पास उतने ही। तो यहाँ पर जितने भी हैं वो क्या है, मेरे पास उतने ही हैं, न तो कोई बढ़ रहा है न कोई घट रहा है। तो यही कहा है कैन नॉट बी क्रिएटेड, न तो हो रहा है और नॉट डिस्ट्रॉयड, न तो बढ़ रहा है और न भैया वो घट रहा है। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं। अब देखिए अगले की हम बात करते हैं, एक और जॉन डाल्टन जी ने दिया जिसमें कहा था एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ इन्होंने कह सकते हैं अगर कोई भी मेरे पास जो एटम्स हम लोगों को दिए गए हैं, जो भी हमारे एटम्स हैं, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, जो भी कोई एलिमेंट है उस एलिमेंट के जो एटम्स हैं, पहली बात तो वो समान होंगे। देखिए ये और ये क्या है, समान इन मास। तो इस बारे की बात करता हूं तो इसका भी मास इतना ही है, इसका भी मास इतना ही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देख रहा हूं, ठीक। तो हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो इसके हाइड्रोजन की यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। और अगर मैंने कार्बन लिया तो कार्बन का मुझे मास कुछ और मिला है, उसकी प्रॉपर्टी मुझे कुछ और मिलेगी, ठीक। नाइट्रोजन का लेता हूं तो नाइट्रोजन की मुझे प्रॉपर्टी अलग मिलेगी, उसका मास कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, तो यहाँ पर ये है कि जो भी कोई एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो पहले तो अपने मास में समान होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम। अब हम अगला देखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंट एलिमेंट से क्या मिलेगी, उनके मास रहेंगे। यही देखो बात यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या है, उनके मास है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बिल्कुल सेम। देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की एटॉमिक मास की बात करता हूँ तो यहाँ पर है 1 एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन की है। अब हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का क्या है, 4 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कुछ और है, हीलियम का कुछ और है, लिथियम का 7 एटॉमिक मास यूनिट, लिथियम का मुझे कुछ और मिल रहा है। कार्बन का मुझे देखिए 12 एटॉमिक मास यूनिट मिल रहा है मुझे। नाइट्रोजन के देखते हैं तो नाइट्रोजन का भी क्या है मुझे, नाइट्रोजन का भी है मुझे 14 एटॉमिक मास यूनिट मिल रहा है। तो डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उसके जो सिंबल हैं उनके देखते हैं तो उनकी एटॉमिक मास भी क्या है, डिफरेंट होती है। ये नहीं कि हमारे यहाँ का जो एलिमेंट है इसका मास कुछ और है, दूसरे देश में चले जाओ तो वहाँ के मास कुछ और है, या हम कुछ और चेंजिंग कहीं इधर उधर चेंज हो जाते हैं, वातावरण चेंज हो जाने की वजह से मास में कुछ डिफरेंस आ जाता, तो ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर भी देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, पूरे होल यूनिवर्स में तो ज़्यादातर वो सब कुछ सेम मिलेगा, जहाँ यहाँ पर है वही वहाँ पर होगा। तो ये है। उसके अलावा एटम्स कॉम्बाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो एटम्स जब मिले करेंगे कि जब एटम्स मिलेंगे एक रेशियो मिलेंगे, एक रेशियो में जब मिलेंगे तो रेशियो में जब भी कभी मिले तो वो एक कंपाउंड बनाएंगे। तो कंपाउंड बनाने के लिए उन्हें क्या है, उन्हें होल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये हाइड्रोजन तो इसका 1 है, ये क्लोरीन तो इसका 1 है, तो ये दोनों आपस में मिलकर होल नंबर है। यहाँ पर भी देखिए 2 है, यहाँ पर भी 1 है। तो हमें यहाँ कहते हैं एटम्स हमेशा एक होल नंबर में मिलेंगे, जैसे 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, वो केवल इसी संख्या में मिलेंगे एटम्स, ठीक है।
वो ये नहीं, लेकिन एटम्स नॉट कंबाइन, लेकिन एटम हमेशा जब भी कभी कंबाइन होंगे तो होल नंबर में होंगे, लेकिन नॉट कंबाइन 1.2 इसमें नहीं मिलेगा एटम्स, 1.5 इसमें नहीं मिलेगा, 2.5 इसमें नहीं, 2.8 इसमें नहीं, 3.5, तो नॉट डेसिमल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी कोई मेरे एटम्स हैं वो एटम्स कंबाइन होंगे तो एक रेशियो में होंगे, और रेशियो में क्या होगा, उनका एक होल नंबर होगा, यानी कि 1 2 3 4, ये नहीं कि भैया पॉइंट में ले लिया, भैया पॉइंट में ये इतना है, भैया पॉइंट में वो इतना है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है, तो एटम्स नॉट कंबाइन इन पॉइंट, नॉट डेसिमल। तो एटम्स क्या है, डेसिमल में कंबाइन नहीं होगा, वो ओनली होल नंबर में कंबाइन होगा। ये देखो इसमें इन्होंने कहा। अगला है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो जो भी कोई मेरा दिया गया एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के हम देखते हैं तो कोई भी मेरे पास उसकी एक रिलेटिव संख्या है, और एटम्स के जो प्रकार होते हैं वो आर कांस्टेंट। आर कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो डेफिनेट रहेंगे, स्थिर रहेंगे, निश्चित रहेंगे, डेफिनेट। तो जब वो डेफिनेट रहेंगे तो फिक्स रेशियो रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, मेरा कंपाउंड बनेगा। तो गिवन कंपाउंड, तो ये है मेरे पास कंपाउंड, ये है मेरे पास कंपाउंड। इस कंपाउंड में देखते हैं, ये है मेरे पास कार्बन और ये है मेरे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स, ये है मेरे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या, एक कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कार्बन है, अगर हम उस कार्बन के साथ में 2 फिक्स ऑक्सीजन एलिमेंट को, ऑक्सीजन एटम्स को अगर वो कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, विल फॉर्म CO2 कंपाउंड। तो वो आगे जाकर के क्या CO2 कंपाउंड बनाएंगे। तो मेरा यहाँ पर कोई भी एक कंपाउंड बनना है तो उस कंपाउंड में यहाँ पर ये कह सकता हूँ, यहाँ पर क्या है मेरा एक फिक्स रेशियो। तो जब कोई फिक्स रेशियो है प्यारे बच्चों, तो उस फिक्स रेशियो में क्या होगा, वो कंपाउंड बनेगा। अगर यहाँ पर पूरा फिक्स रेशियो नहीं है तो कंपाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी फिर अपने हिसाब से बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग होकर के वो उसी हिसाब से अपना कंपाउंड बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर अगले पॉइंट में ये कह सकते हैं जो डाल्टन का दिया था कि कोई भी मेरे पास कंपाउंड बनना है तो उसमें डेफिनेट क्या होगी, उनकी नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, उनके एक डेफिनेट नंबर्स होंगे। देखिए एक प्रश्न दे रखा है हमारा NCERT में। NCERT में देखिए प्रश्न दे रखे हैं, वहीं पर जब हमारा जहाँ टॉपिक खत्म हुआ वहाँ से NCERT के कुछ प्रश्न हैं, उन्होंने देखो दे रखा है। उसमें क्या कहा है, इन ए रिएक्शन, एक रिएक्शन में 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, तो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये है मेरे पास 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ वो रिएक्ट हो रही है, ठीक है, एसिटिक एसिड का रिएक्ट हो रही है। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है मेरे, देखिए यहाँ पर ये है मेरे पास क्या, रिएक्टेंट, ये है मेरे पास क्या, रिएक्टेंट, और ये है हमारे पास क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कह रहा है 2.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2.2 ग्राम्स क्या है मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड 0.9 ग्राम वाटर, 0.9 ग्राम मेरे पास वाटर है, ठीक है, एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। अब 8.2 ग्राम क्या है मेरे पास, सोडियम एसिटेट, ठीक। फिर कह रहा है सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन ए एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मास के हिसाब से इसका परिकलन कीजिए। तो देखिए हमें खूब पता है कि हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, हमारे पास क्या हो रहा है, कोई भी केमिकल है, तो ये है मेरा रिएक्टेंट और ये है मेरे पास प्रोडक्ट, ठीक। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह सकता है, इसमें किसी भी एटम्स को क्या है,
न तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, न तो हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं न यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूँ इस रिएक्टेंट की, तो वी आर टॉकिंग टू अबाउट तो रिएक्टेंट। अगर मैं रिएक्टेंट के मास की बात करता हूँ तो इधर का मास और ये है प्रोडक्ट, इसका मास इक्वल है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के नियम का क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो देख लेते हैं, हमने यहाँ के मास को क्या करते हैं, अब जोड़ते हैं, ठीक है। अब हमने सबट्रैक्शन, अब हमने क्या किया, इसको एडिशन किया, जोड़ा हमने, तो 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, इसे मैंने जोड़ा तो 11.3 ग्राम। तो मेरे पास रिएक्टेंट आया 11.3 ग्राम। और प्रोडक्ट को देखता हूँ तो 8.2, 2.2 एंड 0.9। अब हम इसे जोड़ते हैं तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, ठीक। तो एक हुआ मेरे पास। अब 8 और 2 10 और एक 11। तो यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि जितना मेरे पास रिएक्टेंट था, तो यहाँ पर रिएक्टेंट, ठीक। तो रिएक्टेंट के अगर मैं मास की बात करता हूँ तो भैया ये इक्वल है, ठीक, प्रोडक्ट मास के। भाई यही तो कह रहे हैं, प्रोडक्ट मास के। अर्थात हम यही तो कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कह सकता है कि इसमें किसी का न तो क्रिएशन हो रहा नहीं डेस्ट्रोशन हो रहा है किसी भी आइटम्स का। तो जितना मेरे पास मास इधर था, उतना ही प्यारे बच्चों मेरे पास मास इधर है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं अगला। देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉम्बाइन इन द रेशियो ऑफ, इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी कभी कॉम्बाइन होती है तो 1:8 में होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये क्या हो रही है, कॉम्बाइन। भैया कॉम्बाइन कैसे हो रही है, 1:8 में, ठीक है। बाई मास टू फॉर्म वाटर। अगर इस रेशियो में मिल रही है तो ये वाटर बना रही है। वाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये कह रहा है कि जो 3 ग्राम की, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस की अगर मैं बात करता हूं तो उस 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पड़ रही है, तब जाकर के मेरा वाटर बनना है। अब कह रहे हैं अगर मैं ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ा दूं, यानी कि 1 से मैं 3 ग्राम कर दूं, तो मुझे, अगर मैं हाइड्रोजन की अमाउंट बढ़ा दूं, सॉरी, अगर मैं हाइड्रोजन की यहाँ पर अमाउंट बढ़ा दूं, तो ये है मेरे पास हाइड्रोजन और ये है मेरे पास ऑक्सीजन। तो ये 1 और 1 में, अगर मैं इसकी अमाउंट बढ़ा दूं तो भैया इसकी भी अमाउंट बढ़ जाएगी, तभी तो मेरा वाटर बनेगा जाकर के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन एज फिक्स्ड टू 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक, 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम के लिए मुझे 8 ग्राम की फिक्स होने के लिए चाहिए है वाटर में है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं तो देन, ठीक, देन, तो 3 ग्राम की अगर हम बात करते हैं 3 ग्राम, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 3 ग्राम हाइड्रोजन इज फिक्स्ड टू 8 गुणा 3 इज इक्वल टू 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मास। तो हम यहां पर कह सकते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन इज फिक्स्ड टू 8 ग्राम ऑक्सीजन ऑफ मास, 8 ग्राम ऑक्सीजन ऑफ मास। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के मास के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन फिक्स होती है। तो 3 ग्राम के लिए 8 गुणा 3 कर देंगे, मतलब 8 × 3, तो यहाँ पर मेरा क्या 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मास मेरे पास यहाँ पर ये बन जाएगी। तो हमें यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मेरे वाटर कंपाउंड अगर कंप्लीट बनेगा
तो मुझे इस प्रकार से 24 ग्राम ऑक्सीजन की मुझे क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। अगला देखिए प्रश्न है, विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यानी कि डाल्टन का वो कौन सा बात था, वो कौन सा उन्होंने बनाया हुआ, कौन सा बताया हुआ वो रूल था, वो नियम था जो उन्होंने दिया था, लॉ दिया था, उन्होंने व्यूज दिया था, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मास को फॉलो करता है। तो उन्होंने दिया था एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्टॉर्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस। कि एटम्स क्या है, एटम्स एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, जिसे हम क्रिएट नहीं कर सकते, एंड नॉर डिस्टॉर्ट, नहीं हम उसको विनाश कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी हम केमिकल रिएक्शंस में। ये था उनका रूल। अगला देखते हैं, विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। आखिर में डाल्टन का वो कौन सा वाला रूल था, वो कौन सा वाला व्यूज था जिसमें हम ये कह सकते हैं, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को, जिसमें कर रहा है एक डेफिनेट संख्या को, यानी कि एक डेफिनेट रेशियो को। तो यहाँ पर स्थिर अनुपात के नियम को देखते हैं, तो द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो मान लीजिए ये है मेरे पास कार्बन और ये है ऑक्सीजन के एटम, ठीक, ये है मेरे पास ऑक्सीजन के एटम और ये है मेरे पास कार्बन, इनका ये फिक्स रेशियो है। तो इस फिक्स रेशियो में अगर हम बात करते हैं फिक्स रेशियो की, तो फिक्स रेशियो क्या है, अगर वो फिक्स रेशियो एक स्थिर में बिल्कुल निश्चित उसका रेशियो है, तो बी विल फॉर्म ए कंपाउंड। तो क्या है, वो यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, अर्थात शुड बी ए फिक्स रेशियो। इन दिस लॉ अकॉर्डिंग टू दिस हैविंग ए फिक्स रेशियो इन ए कंपाउंड, अगर कोई भी कंपाउंड का मेरे पास फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, अगर वो मेरे पास वो फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पर जो भी कोई मेरे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो यहाँ पर एटम्स हैं, वो क्या होंगे, एक फिक्स रेशियो में। अगर वो फिक्स रेशियो में मिल गए तो मालूम क्या होगा, तो फिक्स रेशियो मिल करके तो क्या होगा, मेरा वहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा। हो सकता है मेरा CO2 बन जाए, हो सकता है मेरा CH4 बन जाए, हो सकता है मेरा वाटर बन जाए, हो सकता है मेरा अमोनिया बन जाए। तो ये सारी कंपाउंड बनने के लिए हमें फिक्स रेशियो की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे कुछ NCERT के कुछ प्रश्न थे प्यारे बच्चों, जो हमारी बुक्स में दे रखे हैं, जो टॉपिक पढ़ाया हमने उसी के नीचे हमारे 4 क्वेश्चन दे रखे थे, जिसका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन भी कर लिया। तो आज ऐसा करते हैं, आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आज के लिए बाय बाय। हमारी क्लास आज के लिए बाय बाय।